नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। मेरे सर राहुल जी लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस से। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से सर आपको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। लगातार सरकार विपक्ष पर सवाल उठा रही है कि विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर देश के जो विभिन्न मुद्दे होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे जिसके ऊपर देश की जनता जानना चाहती है, उसके ऊपर चर्चा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। एसआईआर पे चर्चा की डिमांड आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर पिछले 2 हफ्ते से लगातार कर रहा है। हर दिन हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर दिन हम सरकार को बता रहे हैं कि देश की जनता जानना चाहती है। आज ही हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक विधानसभा का एग्जाम्पल जो बेंगलोर के अंदर दिया, 1 लाख वोट की कैसे हेरा फेरी हुई, कैसे आज प्रजातंत्र में जनता का मत अगर उसका ही कोई मैनिपुलेशन कर जाए, उसी का हक को मैनिपुलेट हो जाए, तो फिर प्रजातंत्र किस बात का रह जाएगा? फिर तो इलेक्शंस होने या ना होने उनकी ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाएगी का एग्जाम्पल आज राहुल गांधी जी ने पेश किया है। थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दिया है, विद एग्जाम्पल दिया है, विद प्रूफ दिया है, और पूरी एक डॉज़र बना के तैयार किया है। बहुत मेहनत करनी पड़ी है ऐसे हालातों में जहाँ इलेक्शन कमीशन खुद आगे बढ़कर डेटा देने में कतराता रहा। अब ये हालात के ऊपर आज देश में चर्चा ना हो तो किस चीज़ पे चर्चा हो, किस चीज़ को प्रायोरिटी बनाएंगे अपन? और विपक्ष इसकी डिमांड कर रहा है, तो सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप क्लीन हैं तो पब्लिक एट लार्ज के मन में इतने क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं। अब एसआईआर बिहार के अंदर है, 60 लाख वोट हटा दिए गए, तो क्या उनकी बात रही? क्या रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है? अगर ऐसी मैनिपुलेशन सुनने में मिलती हैं, 50-50 लाख वोट बढ़ जाते हैं महाराष्ट्र में 6 महीने के दौरान ही। हरियाणा का इलेक्शन, जितने भी आज की तारीख में एग्जिट पोल्स आते हैं, उनके एग्जिट पोल्स के बाद में जब रिजल्ट निकल के आता है तो बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट होता है। तो ये अनिश्चितता देश के एक आम नागरिक के मन में है, उसी की आवाज़ विपक्ष मजबूती से उठाना चाहता है लोकसभा के अंदर, और सरकार उससे पीछे भागना चाहती है। सरकार बिल्कुल चुप है, मौन है, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम जनता अगर ने हमें विपक्ष में बिठाया है तो हम विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभा रहे हैं और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करे। नहीं सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है। जब चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा सवाल राहुल जी पर उठाया था। उन्होंने कहा कि हम जब राहुल जी को बुलाते हैं तो वो चुनाव आयोग क्यों नहीं आते और अपने जो सवाल हैं उनके जवाब क्यों नहीं दे पाते? आज आपने मेरे ख्याल से राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है अभी तक। मैंने देखी है। चुनाव आयोग हमारी एक ऑटोनमस बॉडी है, पर देश में जिस रूप में लोगों के आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि आपको आधार कार्ड एक हमारी ऑथेंटिसिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है, आप उसी को भी स्वीकार नहीं कर रहे हो बिहार के अंदर। तो जो क्लियरिटी नहीं है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं, उसकी क्लियरिटी कौन करेगा? चुनाव आयोग ने कह दिया, चुनाव आयोग ने तो डेटा देने से मना कर दिया था, और इतने बड़े डेटा का जो आंकड़ा दिया उसको खुद हमें कांग्रेस पार्टी को खुद अपने इन हाउस उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ी, इसको डेटा को वेरीफाई करना पड़ा, डेटा को अलग अलग रूप में डालना पड़ा, एक एक्सरसाइज में टाइम लगा हमारा। और गवर्नमेंट अगर ईसी इतना ही कॉन्फिडेंट था तो नीट एंड क्लीन आता, कभी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, कभी आपने कानून ही बदल दिया रिकॉर्डिंग देने के लिए। तो ये ईसी का ये बोलना कि मैं बुला रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास में, वो इशू नहीं है। इशू बड़ा ये है कि कंट्री एट लार्ज के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जो एक आम वोटर के मन में एक इनसिक्योरिटी जो बनी है, और आज 1-1 लाख वोट के ऊपर आपने जब स्टेटमेंट पढ़ोगे, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी पढ़ी है, कैसे बेंगलोर के अंदर 1 लाख वोट की कैसे मैनिपुलेशन कर दी। एक ही एड्रेस के ऊपर 3-3 आपके 800, 900 आदमी बैठे हुए हैं, मल्टीपल वोट्स की है। तो ये तो बड़ा चिंता और डराने वाला एक मुझे वो लगता है सिनेरियो, जिसके अंदर आने वाले फ्यूचर में अगर संस्थाएं इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ होने लग गई तो वोटिंग हम प्रजातंत्र का ऐसे ख़त्म कर देंगे। तो चिंता है, इसलिए विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और ईसी को तो इस पर क्लियर आना पड़ेगा कि आप बताइए कि कैसे 1 लाख वोट जो न्यू वोटर्स बने, एड्रेसेस थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन थी, लोगों ने 6-6 जगह वोट डाल दिए, आप कर क्या रहे थे? वो तो उनको बताना पड़ेगा ईसी को। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, द बॉल इज इन द ईसी कोर्ट, द गवर्नमेंट एंड द ईसी हैज़ टू गिव द आंसर। देखिए, चुनाव लड़ना है, आज सत्ता में सरकारें आती हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। कार्य आज 15 साल हो जाएंगे इस गवर्नमेंट को, एनडीए गवर्नमेंट को दिल्ली के अंदर भी। लोगों को हम अल्टीमेटली डेमोक्रेसी लेके क्यों आए थे, प्रजा का तंत्र क्यों लेके आए थे? कि प्रजा के लिए हम उनकी लाइफ को,
उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, शिक्षा को, हेल्थ को, लॉ एंड ऑर्डर को, कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी देखते हुए हम लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ें। अगर हमारी परफॉर्मेंस ठीक ना हो, हमारा काम कार्यशैली अच्छी ना हो, तो जनता को हमें बदलने का हक हो। तभी तो प्रजातंत्र था। आज लड़ना न लड़ना, साथ लड़ना, वो पार्टी फैसला करेगी। सरकारें, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे, हमें विपक्ष के अंदर बैठे हैं, हम जनता को बताएंगे कि इन सालों में आज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, आज एजुकेशन का लेवल क्या है, आज हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी कैसी है, हमारी का बेसिक नीड्स पूरी हुई कि नहीं हुई, हमारी शिक्षा प्रणाली कहाँ जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या कमियाँ, क्या हमारी लाइफस्टाइल बढ़ी। आज भी 60 करोड़ पॉपुलेशन इस कंट्री की 100 रुपये पे डिपेंडेंट है। आज भी 80-82 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार मुफ्त में अनाज दे रही है। तो कुछ चीज़ें चैलेंजिंग है, उसको पब्लिक एट लार्ज को बताने का हमारा काम है। पब्लिक को वो देखना अपना, तो किस रूप में पब्लिक तोलेगी उस बात को और पब्लिक अपना जजमेंट देगी, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सर मेरा देखिए, मैं तो मानता हूँ कि अग्निवीर जैसी योजना को चालू करके इस देश की इस एनडीए की सरकार ने हमारे जो युवा, जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य आते थे, जो किसान के बच्चे थे, जिनका पैशन होता था कि हमें भी फ़ौज में जाना है, उन्होंने उस एसेंस को ही तोड़ दिया। मतलब अब वो गांव में न बच्चे तैयारी करते हुए मिलते हैं, पता नहीं इसका असेसमेंट तो आर्म फोर्सेस को करना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। पर मेरा पर्सनली मानना है कि ये सरकार ने बहुत गलत किया है। वैसे हमारे पास रोज़गार नहीं है, आज हमारा हर सेकंड ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आई कहाँ से की? आज राजस्थान के मैं आता हूँ, मेरी लोकसभा में 18 से 20% स्कूलों में साइंस है। साइंस के युग में बढ़ रहे हो आप। टेक्नोलॉजी, एआई की बात करती है, मोदी साहब भी करते हैं, हमारे गवर्नमेंट भी करती है। कहाँ है टेक्नोलॉजी हमारे उन गाँव के स्कूल के बच्चों में, गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों के पास में? आर्ट्स पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, मजबूर हैं। जहाँ साइंस फैकल्टी आ भी गई तो साइंस के अंदर लैब आपके पास में, टीचर्स प्रॉपर हैं। आज राजस्थान के अंदर झालावाड़ के इंसिडेंट के बाद में जब राजस्थान गवर्नमेंट ने असेसमेंट कराना शुरू किया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर कि कितने कमरों के अंदर जर्जरता की हालत है कमरों की, तो मेरे चूरू अकेले में 18,000 से ऊपर स्कूल के रूम्स हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि 6500 से 7,000 से ऊपर रूम चूरू लोकसभा के अंदर जर्जर अवस्था में है। उस जर्जर अवस्था मतलब ये है कि वो रिस्क पे है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। और 7,000 रूम को रेक्टिफाई करने लग जाएं, हमें 250 करोड़ रुपये चाहिए? क्या सरकार का बजट भी है क्या? शिक्षा की हालत देखो, बच्चे हमारे, आज जो बच्चा 10th फर्स्ट में पढ़ रहा है, वो नेक्स्ट जनरेशन की क्या जॉब मार्केट में जाएगा, उस जॉब मार्केट के लिए क्या वो तैयार भी है? राजस्थान सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, हमने शिक्षा, बेरोजगारी ये सब किया है। देखिए, सारा ऑप्टिक्स है, सारा सोशल मीडिया के अंदर कट कॉपी पेस्ट का काम चल रहा है। एक आम बच्चे को बेवकूफ़, यूथ को बेवकूफ़ बनाने का काम ये सरकार सोशल मीडिया के मार्फत से कर रही है। मैं ये जानता हूँ रियलिटी इतनी बुरी है कि कभी तो दिखेगी वो, और जिस दिन दिखेगी वो क्योंकि आज विनेबिलिटी ईजी हो गई है। इमोशन के नाम पे इलेक्शंस में विनेबिलिटी मिल रही है, और विनेबिलिटी जब मिल रही होती है आपको, तो आप काम करना चाहते ही नहीं हो। क्यों करोगे काम आप? क्योंकि जब आपको विनेबिलिटी मिल रही, डेवलपमेंट तो एजेंडा खत्म कर दिया, एजेंडा इमोशनल हो गया है। इलेक्शन का अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियंस की इस 11 साल के अंदर सरकार ने ज़ीरो कर दी है कि अगर पॉलिटिशियन काम करे चाहे ना करे, आए चाहे ना आए, मिले चाहे ना मिले, कोई डेवलपमेंट करवाए चाहे मत करवाए, जनता को ऐसा भ्रमित हो गई है कि टिकट लेके आ जाओ, बस टिकट ले आना, वोट मिल जाए। क्यों दे रहे हैं वोट, पता ही नहीं। तो क्योंकि जो एजेंडा हमारा पॉलिटिशियंस का था, जो हमारी अकाउंटेबिलिटी थी, जो उस अकाउंटेबिलिटी को हमने रिप्लेस कर दिया इमोशंस के साथ में। अब इमोशंस हमेशा आदमी के हाई होते हैं, तो जब तक ये चीज़ चलती रहेंगी तो मैं नहीं समझता सोसाइटी में अपने को रियल मायने में डेवलपमेंट दिखेगा। रियल इश्यूज़ के ऊपर अपन फोकस कर पाएंगे, जहाँ पे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एजुकेशन की आज मुझे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, गहलोत साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का। उन स्कूल्स के मार्फत हम बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म देते हैं। ये सरकार तो उसको बंद करने में लग गई थी, राजस्थान की गवर्नमेंट। और जब तक हमारे बच्चे आज की मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन नहीं प्राप्त करेंगे, तो हम कैसे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देंगे? इसलिए हो क्या रहा है कि जब भी गवर्नमेंट की जॉब निकलती है, एक सीट के ऊपर 1,000 बच्चे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को आपने वो एजुकेशन दे रहे हो जो न स्किल्ड बेस्ड है, न मार्केट ओरिएंटेड बेस्ड है। पीएम साहब खुद ही कहते थे ना कि भी आप बीए पास करके क्या करोगे, आपको आता क्या है? आज स्किल इंडिया के प्रोग्राम का क्या हुआ?
स्किल इंडिया चल के बंद हो भी गई, पता ही नहीं। आपने 14,000 रुपये के अंदर 300 घंटे की ट्रेनिंग देने की बात कही थी, कहाँ हैं वो ट्रेनिंग वाले बच्चे, कहाँ पहुँचे वो आज तक? कितनों को जॉब मिला? वो सेंटर से चूरू में जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में गायब हो चुके हैं। तो इश्यूज़ बड़े हैं, सरकार का फोकस बिल्कुल भी नहीं है। हर सरकार की स्कीम अपना दम तोड़ती हुई नज़र आती है। चाहे किसी भी मैंने एजुकेशन की बात करी है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। चाहे आप एग्रीकल्चर की बात कर लो, बीमा जैसी योजना है हमारी इसी सरकार की बनाई हुई है। डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट पड़े राजस्थान के अंदर, और राजस्थान की सरकार ने 2023 का चूरू जिले का, चूरू लोकसभा क्षेत्र का खरीफ का जो SGRC जो स्टेट लेवल ग्रीवियांस रिड्रेसल कमेटी है, उसमें पेंडिंग पड़ा हुआ इशू के 1.25 साल हो गया, मीटिंग तक बुलाई नहीं। यहाँ मंत्री महोदय कहते हैं कि किसान को टाइम पे अगर बीमा क्लेम नहीं मिला तो सरकार को 12% ब्याज देना पड़ेगा। अब ब्याज तो छोड़ो, वो तो मीटिंग ही नहीं बुला रहे। जब मीटिंग बुलाएंगे तब फैसला होगा कि बीमा कंपनी की आपत्तियाँ स्वीकार करनी कि नहीं करनी। जब वो फैसला हो जाएगा उसके बाद आप प्रीमियम जमा कराओगे, तब किसानों को क्लेम मिलेगा। कौन देगा 12%? स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री लोकसभा के फ्लोर पे बोला ये बात। तो मुझे नहीं पता भजन लाल जी ने बात सुनी कि नहीं सुनी, कि क्या राजस्थान गवर्नमेंट की चूरू के किसान को ही नहीं, क्या राजस्थान के किसानों को उनके बीमा के प्रीमियम लेट जमा कराने के कारण जो उनको क्लेम लेट मिला है, क्या आप 12% ब्याज दे दोगे? मुझे नहीं लगता दे पाएंगे वो। तो अल्टीमेटली देखना ये है कि अकाउंटेबिलिटी ख़त्म होने के कारण गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ अकाउंटेबिलिटी उनकी जीरो होती जा रही है और अपनी ही स्कीमों को खुद ही मारते हुए जा रहे हैं। उसी का नतीजा है आज हम MP के रूप में बैठे हैं। हमने फरवरी के मंथ में, आज राजस्थान में सबसे बड़ी डिमांड है ढाणियों में लाइट की, विद्युतीकरण की। RDSS की स्कीम से हमने चूरू जिले के अंदर पैसा सैंक्शन करवाया। बीकानेर डिवीज़न को 1,60,000 ढाणियाँ मिली। चूरू जिले अकेले को 48,000 से ऊपर ढाणियाँ मिली हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने हो गए। स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट को भारत सरकार ने सैंक्शन दे दी, 60% पैसा दे दिया। राजस्थान गवर्नमेंट 5 महीने से टेंडर नहीं बुला पा रही। किसको बोलोगे भाई? आपने तो कहा डबल इंजन है, अब दिल्ली का इंजन चालू हो गया तो आप वाला बंद पड़ा हुआ है। आप चालू कर लोगे तो दिल्ली बंद हो जाएगी। करें क्या? पब्लिक दुख पा रही है। नाम तो इंजन का लगा देते हो आप, काम को करना चाहता नहीं है। कोई जवाब देगा कि भी RDSS की ढाणियों की स्वीकृति बीकानेर राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में 1,61,000 ढाणियों को मिली। आपने आज तक काम चालू क्यों नहीं किया? कोई बोलेगा? कोई जवाब दे देगा? मंत्री महोदय जवाब देंगे इस बात का? स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, पूरी जनता रोड पे घूम रही है कि नहीं लगवाना हमको स्मार्ट मीटर, लोगों के बिल बढ़कर आ रहे हैं। तो ये मुद्दे गवर्नमेंट को देखने के हैं। अब गवर्नमेंट जब बनती है तो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है, काम करना पड़ता है, काम पे फोकस नहीं है। सर मेरा आपका ज़्यादा समय ना लेते, मेरा लास्ट एक सवाल, आप यूथ हो, यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? सबसे बड़ा आज की डेट में यूथ जाति में और हिंदू मुसलमान में बट गया है, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? आप आने वाले यूथ को क्या बोलोगे? आप भी यूथ हो, हम भी यूथ है, जो हमारे दर्शक है वो भी यूथ ही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने यूथ को? देखिए, आप भी एक यंग पत्रकार हो, मैं आपसे भी इतना कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स पे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पे फोकस करिए कि स्कीम को बनाया क्या, उसका इम्पैक्ट क्या आया। जल जीवन मिशन बनाई गई कि टूंटी का पानी घर घर तक पहुँचाएंगे 2024 तक, 24 का 28 कर दिया। क्या टूंटी का पानी पहुँचा? क्यों नहीं पहुंचा? जब तक गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके नहीं आएंगी, पॉलिसियां ऐसे दम तोड़ती रहेंगी। मैं यूथ से इतना कहना चाहूँगा, साथियों, हमारा काम, आपने हमें चुना है एक सांसद के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक सरपंच के रूप में, एक जिला परिषद सदस्य के रूप में, एक BDC मेंबर के रूप में। हमारा काम है जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड वर्क करना, पब्लिक एट लार्ज में सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने में हेल्प करना और डेवलपमेंट और पॉलिसीज़ को अपने एरिया में एग्जीक्यूट करवाना। हमारा मेजरमेंट, हमारी तोलना आपको है तो हमारे उस काम को तरीके से तोलिए। जाति और धर्म के नाम के ऊपर अगर राजनीति चलती रहेगी, देश पीछे जाता रहेगा, उसको अपन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारी अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो मत करिए। आज हम आपके सुख दुख में शामिल हों, आपके बीच में रहें, आपका आवाज़ को उठाएं। अगर आप उसको वैल्यू नहीं दो और कोई बंदा जयपुर दिल्ली बैठा हुआ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके चुनाव लड़ लेगा, फिर उसकी वैल्यू दोगे, फिर काम करे कौन गा?
काम के तुलना होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यूथ को ये कहूँगा कि पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी हो और उस अकाउंटेबिलिटी पे आप उनको जज करिए। जो राइट काम कर रहे हैं उनको मौका दीजिए और जो राइट काम नहीं कर रहे हैं उनको इग्नोर करना ही पड़ेगा। तभी हमारे को हम अकाउंटेबल लेस हो गए, हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, देन वी आर द फ्री बर्ड्स। फिर हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हम तो टिकट लेके आनी है, टिकट ले आएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकारों को फोकस होकर काम करना पड़ेगा। शिक्षा हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमारा किसान हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमारा यूथ एम्प्लॉयमेंट हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। आज इंटरनेशनल जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस माहौल से लड़ना भी हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ ऑप्टिक्स से काम चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत